कार्यक्रम आपको बता दें, दरअसल ये प्रस्तावित कार्यक्रम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के है, जहां 2 जिलों के दौरे पर आज सीएम अशोक गहलोत रहने वाले हैं। दोपहर 12:30 बजे देगाना पहुंचेंगे सीएम अशोक गहलोत, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद देगाना के बाद 2:15 पर जोधपुर में सीएम गहलोत आपको नजर आएंगे। उम्मेद स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो जब से, क्योंकि धीरे धीरे अब तारीख भी वो नजदीक आ रही है विधानसभा चुनाव की, 25 नवंबर। इस खबर पर हमारे संवाददाता बाबूलाल जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, सीएम अशोक गहलोत काफी ज्यादा इन दोनों एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। जोधपुर से लेकर नागौर तक ताबड़तोड़ कार्यक्रम है आज गहलोत साहब के। बिल्कुल, आज अशोक गहलोत देगाना जा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं विजयपाल मिर्धा, उनके समर्थन में चुनावी रैली है, उसको संबोधित करेंगे। धरुंदा में ये जनसभा होनी है और रिछपाल मिर्धा का बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया माना जाता है। पिछली बार रिछपाल मिर्धा की जगह उनके बेटे को टिकट दिया था पार्टी ने, वो चुनाव जीत करके आए थे। तो नागौर की जो सियासत है वो कई आसपास के जिलों को प्रभावित करती है, इसलिए बहुत ध्यान है इस कांग्रेस पार्टी का। पिछली बार काफी अच्छी बढ़त वहां से मिली थी। तो कल सचिन पायलट, पर्वत सर और लाडनू जाके आए थे, अशोक गहलोत किशनगढ़ जाके आए थे। आज जो है अशोक गहलोत डेगाना रहेंगे, जहां पर बड़ी जनसभा होगी। थोड़ी देर बाद में वो रवाना हो रहे हैं। इसके बाद में वो जोधपुर जाएंगे, जहां कल उनकी नामांकन सभा है, बड़ी रैली होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे भी उसमें शामिल होंगे। और जितनी भी कोशिश है सीएम अशोक गहलोत की कि सरदारपुरा जिस तरह उनको आशीर्वाद देता है, वैसे ही इस बार भी उनको आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि उनके सामने जो उम्मीदवार उतारा गया है वो पहली बार पार्टी का टिकट लेकर के मैदान में है सरदारपुरा में उनके सामने। तो डॉक्टर महेंद्र राठौड़ उनको किस तरह की चुनौती दे पाएंगे देखना बाकी है। लेकिन अशोक गहलोत कद का या उनकी बराबरी का नेता उनके सामने चुनाव नहीं लड़ रहा, इसलिए वो थोड़ा सा राहत में रहेंगे और दौरे उनके प्रदेश भर में इसी तरह से दिखाई पड़ते रहेंगे। क्योंकि कांग्रेस बीजेपी ने जो है उनके सामने कोई मजबूत उम्मीदवार उतारा होता तो वो घिर सकते थे। लेकिन कांग्रेस को लगता ही, बीजेपी को लगता यही है कि अशोक गहलोत का मुकाबला करने के लिए उनके पास में कोई केंद्रीय मंत्री नहीं है, किसी सांसद को उतारने के मूड में नहीं है। इसलिए अशोक गहलोत को के सामने महेंद्र राठौड़ को उतारा गया कि जो कि कुचामन के रहने वाले हैं। लेकिन जो रैली होगी वो बहुत जोरदार होगी। जोधपुर में बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। एक बार फिर से अपने महबूब नेता से वो मुखातिब होंगे और फिर से उनको आशीर्वाद देकर के विधानसभा भेजेंगे। तो 3 बार सीएम बने अशोक गहलोत, तो वो सरदारपुरा की बदौलत बने। एक बार वो नॉमिनेशन फाइल करते हैं, बीच में कभी कभार कोई रैली हो जाए तो ठीक है, नहीं तो अशोक गहलोत को लोग ऐसे ही सिर आंखों पे बिठाते हैं और उनको चुनाव जिताते रहे हैं। तो ऐसी सूरत में वो अपना पूरा वक्त पूरे राजस्थान में देंगे और पूरे राजस्थान में उनकी चुनावी रैलियां होंगी और माहौल बनाएंगे, 7 गारंटियों का जिक्र करेंगे। जो सरकार ने काम किया, जो उपलब्धियां हैं उनका बखान करेंगे और एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए जनता से आशीर्वाद मांगेंगे। तो अशोक गहलोत इस बार जो है काफी अग्रेसिव नजर आ रहे हैं। टिकटें भी अधिकांश बढ़ चुकी है, 20-21 टिकट बाकी है कांग्रेस पार्टी में। तो ऐसी सूरत में माना ये जा रहा है कि अशोक गहलोत ज्यादा आत्मविश्वास के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं और वो ये दिखाना चाहते हैं कि जी। बहुत बहुत शुक्रिया बाबूलाल तमाम जानकारी देने के लिए। तो सीएम अशोक गहलोत के प्रस्तावित कार्यक्रम के बारे में आपको जानकारी दे रहे थे। और अब अगली खबर की तरफ रुख करते हुए बताते चले कि बीजेपी का गढ़ माने जाने वाली उत्तर अजमेर विधानसभा सीट पर बीजेपी में विरोध देखने को मिल रहा है। दरअसल बीजेपी ने लगातार 5वीं बार विधायक वासुदेव देवनानी को प्रत्याशी बनाया है और जिसके बाद अजमेर के पूर्व सभापति रहे सुरेंद्र सिंह शेखावत और बीजेपी पार्षद ज्ञान सरास्वत ने अपनी दावेदारी जताते हुए नामांकन दाखिल करने की घोषणा कर दी है। इस दौरान सुरेंद्र सिंह शेखावत ने 6 नवंबर को अपना नामांकन दाखिल करने की घोषणा के साथ ही अपनी जीत का भी दावा किया और साथ ही खराब सड़कों, भ्रष्टाचार और पानी की समस्या पर मौजूदा विधायक और प्रदेश सरकार पर हमला भी बोला। मित्र हैं, मेरे छोटे भाई हैं, जो लघु भ्राता हैं, उन सबकी जो इच्छाएं थी, कई लोग तो ऐसे हैं जो ये कहने लग गए थे कि यार हम 70 साल के हो जाएंगे जब चुनाव लड़ेगा क्या, कोई 80 साल का होना जा रहा है। तो ये स्थिति ऐसी हो गई थी कि मैं उनकी बातों में बहाने इतने सालों से चलता रहा। लेकिन अंत में स्थिति ये हो गई कि इस बार तो कम से कम हमको था कि 20 जब 76 साल के प्रत्याशी को टिकट दे दिया तो मैंने अपने आप अंदर सोचा कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। लेकिन जब मेरे यहाँ पर विरोध प्रदर्शन लोगों ने किया, 600-700 जने लोग मेरे ही हाय हाय के नारे लगाने लगे, तो निश्चित तौर पर
मैंने उनकी बात को माना और मैंने तय किया कि इस विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा और मैं नामांकन पत्र लेकर आया। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने मीडिया में एक बड़ा बयान दे दिया। कैलाश चौधरी ने योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि तालिबानी सोच का इलाज बजरंग बली का गद्दा करेगा। हिंदुस्तान में तालिबानी सोच नहीं पनपने दे सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस सरकार तालिबानी सोच को संरक्षण देती है। तालिबान के खिलाफ बजरंग बली की गदा तो पहले भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। तालिबानी सोच के लोगों को हिंदुस्तान में किसी प्रकार का स्थान नहीं है। तालिबानी सोच वाले यहाँ पर लोकतंत्र है और लोकतंत्र तरीके से हिंदुस्तान चलता है। और तालिबानी सोच की प्रवृत्ति यहाँ पर राजस्थान में जिस तरह से देख रहे हैं, कल की ही घटना है। बाड़मेर जिले के बाईतू विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक लड़के को कुछ लोगों ने मिलकर जिस तरह से तालिबानी सोच वाले लोगों ने कहा कि सर तन से जुदा कर देंगे, और वो पुलिस थाने में गया और पुलिस थाने में जाने के बाद वो वहाँ पर 3 दिन से एप्लीकेशन लेके बैठ रहा। वो कहता रहा कि मेरी जान चली जाएगी, मुझे बाहर निकलती मार देंगे। और पुलिस वाले उसको बाहर निकालते और 2 किलोमीटर जाते उसको टक्कर मार के और उसको लठ मार के और उसको मार दिया जाता। तो ये पहले चैलेंज करते हैं कि हम सर तन से जुदा कर देंगे, और वो करते हैं। और उसके बाद में संरक्षण राज्य सरकार देती है, तभी ये सब चीजें होती है। राजस्थान को उन्होंने तालिबानी बना दिया और ये राजस्थान को तालिबानी नहीं होने देंगे। और ऐसी तालिबानी सोच वालों को भविष्य में हम उनको जमीन के अंदर गाड़ देंगे। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं। बमलेश्वरी मंदिर में पीएम मोदी दर्शन करेंगे और उसके बाद राजनांदगांव में बमलेश्वरी मंदिर में पूजन अर्चन के बाद जनसभा को संबोधित भी करने के लिए छत्तीसगढ़ में पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बमलेश्वरी मंदिर यहाँ पे अभी आए थे और बमलेश्वरी और अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को भव्य बनाने के लिए राम मंदिर ट्रस्ट अक्षत पूजन करेगा। वीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं को पीतल के कलश में पूजित अक्षत सौंपा जाएगा। वीएचपी के कार्यकर्ता देश के 5 लाख से ज्यादा मठों मंदिरों में पूजित अक्षत लेकर जाएंगे और 1 जनवरी से 15 जनवरी तक वीएचपी कार्यकर्ता लोगों से भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा को भव्य बनाने के लिए निवेदन करेंगे। तो 45 प्रांतों से कार्यकर्ता आएंगे। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, क्योंकि 1 जनवरी से रामलला विराजमान हो जाएंगे और लगभग खिचड़ी के दिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन करेंगे, रामलला को विराजमान करेंगे, प्रतिष्ठित करेंगे, पूजा अर्चन भी करेंगे। और उसके पहले अयोध्या में राम की मंदिर बनकर भव्य तरीके से तैयार हो गया। अक्षत बांटकर ये न्योता दिया जाएगा ताकि रामलला को प्रतिष्ठित तरीके से विराजमान किया जा सके। और अब खबर जैसलमेर से है। जैसलमेर के रामदेवरा में NH11 पर एक रोडवेज बस ड्राइवर को चलती बस में हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। वहीं ड्राइवर को अचानक हार्ट अटैक आने के बाद बस के परिचालक ने बस की कमान संभालकर बड़े हादसे को टाल दिया। ड्राइवर को तुरंत एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने चालक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचित किया। आदर्श आचार संहिता की पालना और चुनाव में अवैध धन व अन्य मादक पदार्थों के इस्तेमाल पर शिकंजा कसने के लिए जिला निर्वाचन विभाग और अन्य सुरक्षा एजेंसी सतर्क है। श्रीगंगानगर में जहां एक और पंजाब से लगती सीमा पर स्थानीय पुलिस, आबकारी और अन्य एजेंसियों के द्वारा नाकेबंदी की जा रही है, तो वहीं जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा FST और SST सहित अन्य टीम गठित कर वाहनों की जाँच भी की जा रही है। गौरतलब है कि 50,000 रुपए से अधिक की नकदी ले जाने पर निर्वाचन विभाग द्वारा पाबंदी लगाई गई है। किसी प्रकार का कैश सीज हो जाता है तो जिला स्तर के ऊपर एक समिति बनी है। उस समिति के अंदर सुनवाई होगी। अगर वो लगता है कि कैश गलत सीज हुआ है तो उसको छोड़ दिया जाएगा। अगर हमें लगता है कि साहब उसकी चुनाव में इस्तेमाल करने की संभावना है तो उसके ऊपर जो कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी।
और अब बारी जैसलमेर के सोनार की, जहां पर सोनार के दुर्ग के पास 300 मोटर तक किसी भी प्रकार के निर्माण पर रोक है। इसके बावजूद जिले के कई रसूखदारों द्वारा सिस्टम से सेटिंग कर धड़ल्ले से निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, जिसको लेकर जिम्मेदारों ने आंखें बंद कर रखी हैं, जिससे सोनार किले की पहचान को जबरन दबाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार सोनार किले के पास शिव रोड पर एक निर्माण सोनार दुर्ग से 15 मीटर से भी कम दूरी पर निर्माणाधीन है। निर्माणाधीन इमारत का पिछले लंबे समय से काम चल रहा है, जो अब 2 मंजिला इमारत का रूप लेने वाली है। सोनार किले के आसपास कई नई इमारतों का कार्य चल रहा है। अभी तक आधा दर्जन से अधिक कार्य प्रगति पर है, लेकिन अवैध निर्माण पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही है। और रणथंभौर नेशनल पार्क में पिछले करीब 1.5 साल से टेरिटरी की तलाश में जंगल की खाक छान रहा है टाइगर T132। अब करौली के केला देवी अभ्यारण्य की राह पर है। टाइगर ने रणथंभौर से करौली की ओर जाने वाले जंगल की राह पकड़ ली है। वन विभाग के अनुसार बाघ का मूवमेंट रणथंभौर की तलावड़ा रेंज से बनास नदी वन क्षेत्र की ओर होता हुआ केला देवी की ओर बढ़ रहा है। हालांकि अभी तक बाघ का मूवमेंट रणथंभौर की सीमा के भीतर ही है, लेकिन बाघ आगे बढ़ा तो जल्द ही रणथंभौर से निकलकर करौली के जंगलों में पहुंच सकता है। एहतियातन के तौर पर वन विभाग की ओर से मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग लगातार की जा रही है। और वहीं बात झुंझुनू के बगड़ कस्बे की, जहां एक के बाद एक 3 वाहनों की भिड़ंत हो गई। वाहनों की भिड़ंत से सड़क हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बताते चले कि हादसे में करीब 6 लोग जो घायल हुए हैं, उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौके वारदात का मुआयना की। और ये विजुअल ओवरटेक करने के दौरान ये घटना घटी है। देख भी सकते, उधर से बस आ रही है, इधर से कार आती हुई। ओवरटेक के चक्कर में तीनों गाड़ियां आपस में भिड़ गई। जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो भी सरप्राइज है कि हुआ तो हुआ क्या आखिर। लेकिन ओवरटेक के चक्कर में हाई स्पीड थी और ओवरटेक, एक दूसरे से जल्दी निकलने के फिराक में ये घटना घटित हुई है, जिसमें झुंझुनू से ये तस्वीरें हैं और जिसमें 6 लोग घायल हो गए। फिलहाल घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है और पुलिस कार्रवाई को अंजाम भी दे रही है। और इस बीच धौलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, हेड कांस्टेबल का शव बरामद हुआ है। संदिग्ध परिस्थितियों में हेड कांस्टेबल का शव बरामद हुआ है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे, शव को बाड़ी चिकित्सालय की मोर्चरी में भी रखवाया गया है। तो धौलपुर से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, हेड कांस्टेबल का शव बरामद किया गया है। अब हेड कांस्टेबल को किसने मौत के घाट उतारा या हेड कांस्टेबल खुद उनकी आकस्मिक मृत्यु हुई, इन सब पर अभी सवाल है, जिसपे पुलिस कार्रवाई को अंजाम देगी। फिलहाल पुलिस शव को बरामद करके चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाई है, जहां पोस्टमार्टम को अंजाम दिया जाएगा और फिर उसके बाद जो भी साक्ष्य जुटाए जाएंगे, मामला तब समझ में आएगा कि हेड कांस्टेबल की मृत्यु फिलहाल कैसे हुई है। लेकिन बड़ी खबर आपको धौलपुर से बता रहे हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता हरिवीर जुड़े हुए हैं। हरिवीर, हेड कांस्टेबल का शव बरामद हुआ है, कैसे और क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये जो आरएसी का जो हेड कांस्टेबल है, इसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। ये जो फंदे पर इसका जो शव है वो लटका मिला है। और ये जो कांस्टेबल था, जो 4 दिन पहले ही ये अपनी ड्यूटी से लौटा था और ये पूरी जो घटना हुई है वो रामसागर बांध के जो किनारे जो चेक पोस्ट है वहां पर ये तैनात था। तो देर रात को ये इसका जो कमरा है वहां पर ये सब लटका हुआ मिला है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो मृतक हेड कांस्टेबल है वो मुन्नी लाल, जो यूपी के शमशाबाद का जो निवासी है, जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर के बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया और मृतक के जो परिजन हैं उनको सूचना दे दी है। परिजन अस्पताल पहुंच चुके हैं और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। ये जो आत्महत्या का जो संदिग्ध परिस्थितियों में जो लटका हुआ शव मिला है, इसको लेकर के पुलिस गहनता से जांच कर रही है कि क्या कारण रहे, कैसे इसने जो जान दी है, जो सब जो फंदे से लटका हुआ मिला है, तो इसकी जांच कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हरवीर, तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर।
बड़ी खबर आपको धौलपुर से बता रहे थे, जहां पर हेड कांस्टेबल का शव बरामद हुआ है। और राजस्थान में टूरिज्म सीजन के साथ साथ अब फेस्टिव सीजन की भी शुरुआत हो चुकी है। दिवाली के मौके पर पर्यटक बड़ी संख्या में राजस्थान पहुंच रहे हैं। खास तौर पर राजधानी जयपुर के पर्यटक स्थलों में शुमार अल्बर्ट हॉल, आमेर महल, नाहरगढ़ किला, जंतर मंतर, हवा महल पर हजारों की संख्या में पर्यटक नजर आ रहे हैं। लिहाजा इस बार उम्मीद है कि विदेशी पर्यटकों के आने में बढ़ोतरी ज्यादा हो सकती है। पर्यटक सीजन की शुरुआत हो चुकी है और इसका हम देखते हैं कि वीकेंड में हमारे जो पर्यटक हैं उनकी संख्या काफी बड़ी है और जनरल जो डेज हैं उसमें भी टूरिस्ट पहले की तुलना में ज्यादा आ रहे हैं। वीकेंड पर अभी लगभग 3000 तक टूरिस्ट अल्बर्ट आ रहे हैं और अगर वीकेंड के साथ एक छुट्टी और है तो 4-4.5 टूरिस्ट भी पर डे पर वीकेंड पर आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि अब की बार का जो पर्यटक सीजन है वो अच्छा जाने की उम्मीद है, पर्यटकों को अच्छा आने की उम्मीद है। अभी कुछ विदेशी पर्यटक भी दिखने लग गए हैं, टेलीफोन वीडियो भी चालू हो गई है, तो पर्यटकों की संख्या में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलेगा। तो हजारों की संख्या में पर्यटक अब नजर आने वाले हैं और नजर आ भी रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए, क्योंकि राजस्थान है ही इतना खूबसूरत, कोई आप अपने आप को राजस्थान घूमने से रोक नहीं सकते हैं। लेकिन क्योंकि पर्यटक आमदनी का, इकोनॉमी का एक बड़ा स्रोत होता है, इसीलिए अभी अंदाजा लगाया जा रहा है। क्योंकि अब मौसम भी अच्छा आ चुका है जिसमें आप घूमने के लिए बाहर निकल सकते हैं और ठंडी की छुट्टियां भी होती हैं, तो इसलिए भी समय भी आपके पास होता है। और राजस्थान में अब पर्यटकों की ज्यादा संख्या के आधार बताया जा रहे हैं, अंदेशा जताया जा रहा है कि इस समय अब ज्यादा पर्यटक आ सकते हैं। अगली खबर की तरफ रुख करते हुए बताते चले कि आम आदमी पार्टी प्रत्याशी ओम प्रकाश गोचर ने 12 की अंता सीट से शनिवार को अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन प्रक्रिया के दौरान अजीबोगरीब भी मामला सामने देखने को मिला। दरअसल आप प्रत्याशी 3800 रुपए के एक रुपए के सिक्के लेकर रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे। इस पर अधिकारियों ने आरबीआई गाइडलाइन का हवाला देते हुए 1000 सिक्के से अधिक जमा न होने की बात कही, जिसके बाद आप प्रत्याशी ने 1000 रुपए तक के ही सिक्के जमा किए। ओम प्रकाश का कहना है कि यह सिक्के उन्होंने जनता से इकट्ठे किए हैं।